नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की। एनपीएस आपको मालूम है कि निवेश और पेंशन स्कीम है भारतीय सरकार की तरफ से। एनपीएस की ये स्कीम सबके लिए ओपन है अब तो ये स्कीम। अब इसमें खास तौर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर 60 से पहले आप एनपीएस से निकासी करना चाहते हैं तो कौन से वो केसेस हैं जिसमें आप एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं और क्या आपको निकालने चाहिए। इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान है, उनका भी परिचय करा दे। ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मठपाल, पंकज जी का करते हैं शो में स्वागत। और अगर आप भी पूछना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा कोई सवाल तो हमें जरूर लिखकर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, जहां पर आप अपना सवाल हमें टाइप कर भेज सकते हैं। अपना पूरा सवाल अच्छे से, अपना मोबाइल नंबर भी लिखिएगा अपनी उम्र के साथ। इसके अलावा @ZBusiness ट्विटर हैंडल है हमारा, @ZBusiness ऑनलाइन हमारा फेसबुक पेज और ईमेल आईडी moniguru@zmedia.slgroup.com पर आप हमें जरूर अपना सवाल भेजें। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं एनपीएस पर। नेशनल पेंशन सिस्टम पंकज जी काफी पॉपुलर होती जा रही है अब एज अ रिटायरमेंट स्कीम। मैं थोड़ा सा पहले इसकी खासियत के बारे में आपसे समझना चाहती हूं कि एनपीएस क्यों बन रही है अब लोगों की पसंद। स्वाति, देखिए, एनपीएस जो है ये एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। तो यूजुअली क्या होता है, जब आप पीपीएफ में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, तो वहां पर एक फिक्स रिटर्न आपको मिलता है, जो कि अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो काफी नहीं होता है। लेकिन जो प्रोडक्ट्स मार्केट लिंक्ड होते हैं वहां पर इन्फ्लेशन के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से आपको बेहतर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रहती है। तो यहां पर एनपीएस में, क्योंकि एक कंट्रीब्यूशन के लिए प्रोडक्ट है, जहां पर मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं और एक्यूमुलेट करते हैं यहां पर वेल्थ, और फिर रिटायरमेंट के वक्त जो पूरा पैसा आपका इकट्ठा हो जाता है उसे आप एनवीटी में कन्वर्ट करते हैं। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे पैसों की जरूरत होती है, रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो, तो इस हिसाब से ये जो एनपीएस है, यहां पर आपको सुविधा मिलती है कि आप पैसा इकट्ठा करें यहां पर रेगुलर कंट्रीब्यूट करके, और फिर एक एज के बाद आप यहां से जो पैसा बना है उसे कुछ लमसम में विड्रॉ भी कर लें, और साथ ही आप बाकी पैसों से एनवीटी यानी कि पेंशन बाय कर लें, ताकि आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम मिलती रहे। ओके, तो ये हमने समझ लिया कि एनपीएस की खासियत क्या है। और इसमें एनपीएस की एक बड़ी खूबी ये है, जैसा आपने जिक्र भी किया पंकज जी, कि 60 साल से पहले भी एनपीएस से आप निकासी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसके, कुछ शर्तों के साथ। अब मैं आपसे एक एक करके उन कंडीशंस के बारे में समझना जानना चाहती हूँ कि किन कंडीशंस में कोई जो निवेशक है अपना एनपीएस का पैसा निकाल सकता है। हाँ, पूरा पैसा नहीं निकाला जा सकता है, और कब पूरा पैसा भी निकाला जा सकता है ये भी मैं आपसे जानूंगी। सबसे पहले मैं आपसे टाइम फ्रेम्स जानना चाहती हूँ कि कितने कितने साल में पैसे निकाले जा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को आंशिक निकासी, मतलब एक कहते हैं कि पार्शियल विड्रॉल है, तो वो कौन से केसेस है जिसमें आप पार्शियल विड्रॉल अपने एनपीएस अकाउंट से कर सकते हैं। स्वाति, देखिए, जो एनपीएस है ये बेसिकली रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, तो आइडियली यहां से पैसा बीच में निकालना नहीं चाहिए। तो क्योंकि यहां पर इसीलिए प्रोडक्ट बना हुआ है, हमारे पास टीयर 1 और टीयर 2 दो ऑप्शंस हैं। तो टीयर 2 जो है वो तो आपके पास एक सेविंग अकाउंट जैसा या म्यूचुअल फंड जैसा है कि जब चाहे तब आप वहां पर पैसा कंट्रीब्यूट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, और जब चाहे तब निकाल लीजिए। लेकिन हम जब टीयर 1 की बात करते हैं तो ये एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, तो यहां पर ये लॉन्ग टर्म पे बना हुआ है। लेकिन किसी मजबूरी में यदि पैसा निकालना पड़े, हम पार्शियल विड्रॉल की पहले बात करते हैं, तो यदि आपको पार्शियल विड्रॉल करना है तो ये मजबूरी में ही आपको करना होगा। अदरवाइज ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसा है कि 60 इयर्स की एज के बाद ही आपको यहां से एनवीटी लेनी चाहिए, और लमसम भी जो अलाउड है वो लेना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी मजबूरी हो जाती है कि बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर नियम यह है कि मिनिमम 3 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद, यानी कि जब आप अकाउंट ओपन करते हैं वहां से 3 साल की एक्सपायरी के बाद आप फर्स्ट टाइम एलिजिबल होते हैं विड्रॉ करने के लिए।
और वो विड्रॉल भी कुछ कंडीशंस में है। कंडीशंस क्या है? यदि आपकी मतलब कि जो सब्सक्राइबर है वो खुद या उसका कोई फैमिली मेंबर टर्मिनली इल है, कोई लंबी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, या फिर घर में किसी मतलब डिपेंडेंट की शादी है, बच्चों की या डिपेंडेंट की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, या फिर कोई घर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है या घर बाय करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, या पहले से कोई घर लिया, कोई लोन लिया हुआ है, उसे रीपे करना है। ऐसी कंडीशंस में सब्सक्राइबर 25% ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन यहां पर विड्रॉ कर सकता है। और ध्यान रहे कि पूरे टेन्योर के दौरान मैक्सिमम 3 बार ये विड्रॉल की चॉइस है, लेकिन साथ ही जो विड्रॉल है ये 25% से एक्सीड नहीं होना चाहिए टोटल मिलाकर किसी भी वक्त पर। तो यानी कि ये मजबूरी में जब पैसे की बहुत जरूरत हो और कोई दूसरा रास्ता ना हो, तब सब्सक्राइबर को यहां से पैसे विड्रॉ करने के बारे में सोचना चाहिए। और ये मैंने बताया कि कंडीशंस हैं, जो बीमारी भी मैं बता रहा हूं वो भी डिफाइंड है कि उन बीमारियों के इलाज के लिए ही यहां से पैसा निकाला जा सकता है। तो पंकज जी जैसा बता रहे हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं, एक तो क्रिटिकल इलनेस, गंभीर बीमारी के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं। कितना? 25% आप पैसा निकाल सकते हैं अपने एनपीएस अकाउंट से। घर खरीदना हो, उसकी मरम्मत है, रेनोवेशन, बच्चों की शादी है या फिर बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए भी एनपीएस आपको फ्रीडम देता है पैसे निकालने की। हाँ, सब्सक्रिप्शन अवधि में कुल 3 बार आप पैसे निकाल सकते हैं जैसा पंकज जी ने बताया, और 25% आप इसमें पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 साल के लिए आपका वो निवेश पीरियड पूरा होना चाहिए। ये समझना और जानना बेहद जरूरी है। और अब ये तो आंशिक निकासी हो गई पंकज जी, कंप्लीट एग्जिट भी क्या संभव है एनपीएस से? वैसे हम तो बार बार कह रहे हैं कि अगर रिटायरमेंट प्रोडक्ट है तो आपको पूरी अवधि के लिए इसमें निवेश करना चाहिए, करते रहना चाहिए, लेकिन हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी इमरजेंसी आती है जब आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो एनपीएस अगर आपको वो फ्रीडम देता है तो आप ले सकते हैं वो। तो कंप्लीट एग्जिट कब संभव है? बिल्कुल, देखो स्वाति, पहले जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स हैं। एक मॉडल है सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडल, जहां पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी से 10% डिडक्ट होता है, उनके पे का 10% कटता है और 14% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा यहां पर स्टेट गवर्नमेंट मॉडल है, इसी तरह से ऑटोनोमस मॉडल है, और एक मॉडल ऐसा है कि जिसे हम बोलते हैं ऑल सिटीजन मॉडल, जहां पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जॉब करता हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या इवन हाउस वाइफ भी चाहे, तो अकाउंट ओपन कर सकती है। तो आई मीन कि यहां पर पहले समझना होगा कि आप किस मॉडल में हैं। तो यदि हम बात कर रहे हैं पार्शियल विड्रॉल की, मैं एक और ऐड करता हूं यहां पर कि जैसे हम 25% की बात कर रहे थे, तो जैसे यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और वहां पर उस एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन है और साथ में गवर्नमेंट का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो 25% विड्रॉल की चॉइस है वो सिर्फ एम्प्लॉय का जो अपना कंट्रीब्यूशन है उसी में से विड्रॉ किया जा सकता है। जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसमें से विड्रॉ नहीं हो पाएगा। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो तो क्योंकि खुद ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहां पर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन तो कोई है ही नहीं, तो यहां पर जैसा मैंने कहा कि अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसका 25% विड्रॉ किया जा सकता है। और जहां तक एग्जिट का सवाल है कि 60 इयर्स की एज से पहले यदि आपको एग्जिट करना है, तो यहां पर कंडीशन यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 10 इयर्स है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड जिन्होंने ऑल सिटीजन मॉडल में अकाउंट ओपन किया हुआ है, या ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनके लिए एनपीएस कंपलसरी नहीं है लेकिन उन्होंने भी वॉलंटरी अकाउंट खोला हुआ है अंडर ऑल सिटीजन मॉडल्स, उनके लिए 5 साल के बाद वो यहां से एग्जिट कर सकते हैं। पहले 10 साल था, लेकिन 2021 में इसे 5 साल कर दिया गया है। तो 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद यहां से एग्जिट किया जा सकता है। लेकिन जब आप एग्जिट करेंगे तो कंडीशन यह है कि 60 इयर्स की एज से पहले आप कभी भी एग्जिट कर रहे हैं तो सिर्फ 20% ही लमसम में विड्रॉ किया जा सकता है। बाकी का जो 80% है, जो वैल्यू है टोटल आपके कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर जो ग्रोथ हुई है, 80% कंपलसरी एनपीए पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एन्युइटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और गवर्नमेंट का जहां तक सवाल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, उनके लिए 10 इयर्स के बाद वो यहां से विड्रॉ कर सकते हैं, पर वहां भी कंडीशन वही है कि 80% जो वेल्थ है उसे आपको एन्युइटी में कन्वर्ट कराना होगा और सिर्फ 20% ही लमसम में
विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है सर, तो ये बात हुई कंप्लीट एग्जिट की। तो कंप्लीट एग्जिट के नियम क्या कहते हैं एनपीएस में, ये पंकज जी ने बताया कि 20% ही आप निकाल सकते हैं, 80% है हमारा 60 साल से पहले। अब कंप्लीट एग्जिट अगर आप चाहते हैं तो 20% ही निकाल सकते हैं, 80% आपको पेंशन प्लान या एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा, ये एक जरूरी है। अब रिटायरमेंट पे ये जो परसेंटेज है ये नियम बदल जाते हैं, मतलब आपने पूरा टेन्योर कर लिया पंकज जी, और 60 साल की तो 60 साल में जब एनपीएस पूरा हो जाता है 60 इयर्स पर नियम क्या कहते हैं, ये मैं आपसे जानूंगी। कितना रकम मिलेगी और कितना एन्युटी में आपको लगाना पड़ेगा? बिल्कुल स्वाति, 60 इयर्स की एज में यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो शायद वो रिटायरमेंट एज होगी, सुपर एनुवेशन एज होगी, और यदि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनके लिए भी 60 साल की उम्र यहां पर फिक्स की गई है। तो 60 इयर्स कंप्लीट होने पर यदि कोई सब्सक्राइबर यहां से अपना पैसा विड्रॉ करता है तो 60% ऑफ टोटल वेल्थ लमसम में विड्रॉ की जा सकती है और ये टैक्स फ्री होगी, और 40% जो बाकी बचा है उससे आपको कंपल्सरली एनविटी बाय करनी होगी, यानी कि पेंशन बाय करनी होगी। तो पेंशन में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। जो आईआरडीए अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आपको एनविटी प्रोवाइड करते हैं, एनविटी प्रोवाइडर्स हैं, वहां से आपको एनविटी लेनी होती है। तो यानी कि 60% आप लमसम में विड्रॉ कर पाएंगे और 40% आपको एनविटी में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि 60 मिनिमम एज है। यदि आप चाहें कि आगे भी आप एक्टिव हैं, आप 60 ईयर्स में नहीं चाहते एनविटी लेना, आप विड्रॉ नहीं करना चाहते, तो 75 ईयर्स की एज तक भी आप इसे डेफर कर सकते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बताई है, और इसमें एक और जरूरी बात जोड़ना जरूरी है पंकज जी, वो है अगर सब्सक्राइबर की 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है, कई ऐसे केसेस होते होंगे डेफिनेटली, तो उस केस में जो एनपीएस के नियम है वो क्या कहते हैं? जाहिर तौर पर जो रकम है वो तो नॉमिनी को जाएगी, लेकिन वो नॉमिनी को जितनी रकम जाएगी उसके नियम क्या है? ये जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए अलग है, और जो गैर सरकारी कर्मचारी है जिनके लिए भी एनपीएस है उनके लिए नियम अलग है? बिल्कुल, देखिए यहां पर पहली बात यह है कि यदि आपका जो टोटल पैसा इकट्ठा हुआ है वो 5 लाख या उससे कम है तो पूरा पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। यदि आप ऑल सिटीजन मॉडल में भी हैं, आप गवर्नमेंट मॉडल में नहीं हैं, किसने अकाउंट खोला हुआ है और 5 लाख की रकम होती है, उससे ज्यादा नहीं है, तो पूरा पैसा आप लमसम में, मतलब नॉमिनी जो है वो लमसम में ले सकता है। लेकिन यदि ये 5 लाख से ऊपर है, उस केस में जो फैमिली मेंबर है, जो नॉमिनी है, उसको राइट है कि वो यहां पर उस पे पेंशन में कन्वर्ट कर सकता है। वही जो रूल है कि 20% लमसम में विड्रॉल और बाकी के पैसे को आप पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये चॉइस है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा पैसा यहां पर लमसम में लिया जा सकता है। ओके, तो ये मृत्यु पर नॉमिनी के नियम है जो कि समझना बेहद जरूरी है। जिससे पहले हम ब्रेक ले पंकज जी, मैं बहुत ही छोटा आपसे सवाल जानना चाहती हूँ कि एनपीएस में एक एडिशनल बेनिफिट टैक्स का होता है जो कि 50,000 एडिशनल टैक्स ले सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपको क्यों लगता है कि एनपीएस एक ऐसा मॉडल है या एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर निकासी के नियम जो हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल रखे गए हैं एज कंपेयर टू बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस? पीपीएफ हो गया या बाकी लंबी अवधि का, इवन म्यूचुअल फंड में भी हम एग्जिट लोड देते हैं। क्या एनपीएस को इस तरीके से डिजाइन किया गया जिससे कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लोगों में ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट और पेंशन का भी फायदा मिले? बिल्कुल, देखिए क्योंकि एनपीएस को एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट की तरह लिया गया है। अब जैसा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन सिस्टम था, तो वहां पर भी ये चॉइस थी कि वो अपने जीपीएफ से पैसे विड्रॉ कर सकते थे कभी कभी जब जरूरत हो, मजबूरी में। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए, हालांकि शुरुआत में ऐसा नहीं था एनपीएस में, लेकिन बाद में जब डिमांड आई इस चीज की कि हम 60 इयर्स की बात तो सोच रहे हैं लेकिन रिटायरमेंट के बाद तो पैसा होगा, लेकिन बीच में यदि मजबूरी हो जाती है, कोई व्यक्ति घर में बीमार है या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कहीं से कोई और सुविधा नहीं है, तो क्यों ना इसमें से भी थोड़े पैसे विड्रॉ करने की सुविधा दी जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा दी गई। और जहां तक टैक्स के हिसाब से, टैक्स प्लानिंग के हिसाब से इस स्कीम का सवाल है, तो क्योंकि अंडर सेक्शन 80 CCD 1B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट
यहां पर 50,000 रुपए तक जब आप एक फाइनेंशियल ईयर में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस पर आपको वो जो 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C, उसके अलावा 50,000 का अलग से मिल जाता है। तो डेफिनेटली यदि कोई व्यक्ति 30% टैक्स ब्रैकेट में हो और मान लीजिए कि उसको यहां पर 50,000 के कंट्रीब्यूशन पे 30% टैक्स बच रहा हो तो 15,000 का तो टैक्स ही बच गया सीधा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली ये अच्छी चॉइस है, और प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके ऊपर रिटर्न्स जो मिलेंगे वो अलग से है ही। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये स्कीम जो है वो अच्छी मानी जा सकती है टैक्स प्लानिंग के लिए भी और बाकी अपने रिटायरमेंट के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें क्योंकि आपका जो पैसा है वो पूरा पैसा इक्विटी में कंट्रीब्यूट नहीं होता है, मैक्सिमम 75% तक ही आप इक्विटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस स्कीम के साथ साथ यदि लॉन्ग टर्म गोल है तो वहां पर आपको जो प्योर इक्विटी स्कीम्स हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो या इस तरह की स्कीम्स हो, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर, यहां पर वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है। ब्रेक के बाद दर्शकों के सवालों के जवाब शामिल करेंगे अपने शो में। तुरंत लौटते हैं, देखते रहिए मनी गुरु। I am your guide. Which language are you comfortable in? English, German, Spanish, Korean, Thai, Hindi, Urdu, Punjabi, Bhojpuri, Maithili, Udiya, Kannada. तो जीनियस हो जीनियस। अच्छा, शेयर कौन सा? Share. सही सवाल गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा और मेरे जैसे वेल्थ मैनेजर्स की सर्विसेज। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। माल पूरा है? हाँ सर, मम्मी चेक कर लो। पूरा है। पापा टाइम पे है? अपोलो से है सर। थैंक्स। हाँ, पापा के बीपी का इशू है, so every medicine has to be on time. हेल्थ के मामले में श्योर रहना जरूरी है, इसीलिए पाएं अपनी पूरी प्रिस्क्रिप्शन की डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में डायरेक्ट अपोलो से। डाउनलोड अपोलो 24/7 नाउ। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ, सभी बैंक्स में से बेस्ट EMI वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल, फट से पैसा आपके अकाउंट में। पैसाबाजार.com। हाई बीपी के बारे में झूठी भ्रांति है कि इसका स्थायी समाधान नहीं है। नियमित योग, मुक्तावटी व बीपी ग्रिड के प्रयोग से इस रोग को हमने जड़ से मिटाया। शो में पहले कॉलर हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, दिल्ली से अभय सिंह है। अभय जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। आप अपने 2 बच्चों के भविष्य के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी हायर एजुकेशन और उनकी शादी के लिए आपको पैसे इकट्ठे करने हैं। अब तक कितना निवेश किया है आपने? म्यूचुअल फंड में मैंने 12 लाख का निवेश किया है। हेलो, ओके, सुन पा रहे हैं, बताइए। ठीक है, 12 लाख का निवेश आपका म्यूचुअल फंड में है। सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ में भी आप पैसे डाल रहे हैं। लगभग कितना टाइम हो गया दोनों स्कीम्स में आपके? सुकन्या में मैं 3 साल से निवेश कर रहा हूँ। ओके। पर पीपीएफ मैं पिछले 5-6 सालों से निवेश कर रहा हूँ। अच्छा, 2 बच्चों की उम्र बताएंगे आप अभय जी? हाँ, बेटे की उम्र 7 साल है और 3 साल। 7 और 3 साल, ठीक है। इससे हमें टाइम होराइजन मालूम चल जाएगा कि कितने टाइम के बाद आपको पैसों की जरूरत है। बताइए पंकज जी, 7 साल का बेटा, बेटी 3 साल की, मतलब 10 साल और लगभग कुछ 15 साल के बाद इन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी हायर एजुकेशन के लिए। फंड्स इनके काफी ज्यादा हैं, लगभग 14 लाख का इनका निवेश है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12 लाख इनका म्यूचुअल फंड में निवेश है। कैसा लग रहा है आपको इनका अब तक का फाइनेंशियल प्लान? स्वाति, देखिए अभय को कहना चाहूंगा कि अभय, एक तो आपने ना जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं किया हुआ है। आपने जरूर कहा है कि इतने साल के बाद, 11 साल के बाद और 15 साल के बाद आपको जरूरत पड़ेगी पैसों की। लेकिन अगर आप सभी गोल्स के लिए कि एक जो पहला आपका बेटा है उसके लिए जब जरूरत पड़ेगी उस वक्त कितना पैसा होना चाहिए, फिर बेटी के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, फिर आपको रिटायरमेंट के लिए, तो इस तरह से आपको आसान हो जाएगा कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें और कितने समय में कितना अमाउंट बनना चाहिए। अब जो आपने म्यूचुअल फंड में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं स्कीम पे आऊंगा, लेकिन यदि अमाउंट की बात करें तो यहां पर 11 साल में, आपने पूछा था 11 साल में कितना होगा, तो वहां पर करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए बन सकते हैं यदि 12% का रिटर्न वहां पर आए।
तो उसमें से डेफिनेटली आप बेटे के लिए जरूरत होगी उतना पैसा निकालेंगे, और फिर बाकी का पैसा जो है वो आपकी बेटी की एजुकेशन और शादी के लिए काम आएगा, रिटायरमेंट के काम आएगा। साथ ही आपके पास सुकन्या समृद्धि योजना भी है, ईपीएफ है, पीपीएफ है, और आपने इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो सब पैसा आपके लिए काम आएगा डेफिनेटली। लेकिन यदि आप डिसाइड कर ले पहले ही कि मुझे 1,30,00,000 में से कितनी जरूरत पड़ेगी, तो ये और आसान हो जाएगा आपके लिए समझना कि आपको अगले गोल के लिए कितना पैसा बच रहा है और कितना ऐड करना चाहिए। दूसरी बात, स्कीम्स बहुत सारी हैं और एक ही कैटेगरी में काफी स्कीम्स हैं, और उसमें से कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो कि ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, और उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से भी मैं सजेशन दूंगा कि आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, एल&टी का मिड कैप फंड आपके पास में है, और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इन 3 स्कीम्स में से आप निकल सकते हैं। उसके बजाय स्मॉल कैप की बात करूं तो नई स्कीम ऐड मत कीजिए, आपके पास ऑलरेडी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसी में अमाउंट को बढ़ा दीजिए। और जहां तक मिड कैप का सवाल है, वहां पर एक फंड आप ऐड कर सकते हैं, तो वहां पर एक्सिस मिड कैप फंड या पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड, इन स्कीम्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल अभय जी, कुछ फंड्स में आपको बदलाव करने की जरूरत है, और जो डुप्लीकेशन हो रही है अभी आपकी कैटेगरी ऑफ स्कीम्स की, उनको थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। और एक जैसा पंकज जी ने बताया, और ये तमाम दर्शकों के लिए एडवाइस है कि आप हर एक गोल को की जो रकम है वो ईयरमार्क जरूर कीजिए कि 15 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए होंगे या 80 लाख रुपए चाहिए होंगे। उससे आपकी जो प्लानिंग है और जितनी आपको एसआईपी करनी है उसमें काफी ज्यादा आसानी होगी। अगले कॉलर से बात करते हैं। आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष जी ग्वालियर से, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। आपकी बेटियों के लिए आपको फाइनेंशियल प्लान करना है आशुतोष, बताएंगे अब तक आप कहां कहां पर निवेश कर रहे हैं और कितनी रकम चाहिए आपको? गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे एक्चुअली मैं अपनी एक बेटी मेरी 5 साल की है अभी, और एक बेटी मेरी 1 साल की है अभी, तो इन दोनों की शादी और पढ़ाई के लिए मुझे पैसा लगेगा अभी। और मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, इसलिए मैंने अपने रिटायरमेंट के हिसाब से भी सोच रखा है। अभी मैंने मैम ये सोचा हुआ था कि 20 साल तक मोटा मोटा मुझे 1-2 करोड़ रुपए के आसपास मेरे पास फंड होना चाहिए, जिससे मैं शादी और पढ़ाई दोनों करवा सकूं अच्छे से बच्चों की। और इसके रिगार्डिंग मैंने जो अपना 20 साल में 1 करोड़। लेकिन आपने जो फंड्स मेंशन किए, एसबीआई म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, बहुत जेनरिक नाम आपने दिए हैं। आपने स्पेसिफिकली स्कीम्स के नाम नहीं बताया आशुतोष, आपने बस 2 स्कीम्स अच्छे से बताइए, मिरर एसेट इमर्जिंग और दूसरे पारिक फ्लेक्सी कैप। ये स्कीम्स का नाम आपने प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया है, पर आप कह रहे हैं 11,000 रुपए की आपकी एसआईपी है, राइट आशुतोष? मैम यस, 11,000 की एसआईपी है अभी, और इसके अलावा 4,000 रुपए ऐसा सुकन्या समृद्धि योजना में भी है, और 4,000 का पीपीएफ भी है मेरा। हाँ, ओके। पंकज जी बताइए, कुछ स्कीम्स तो हालांकि इन एएमसीज के फंड है, लेकिन जितना इनकी इंफॉर्मेशन है अभी हमारे पास, उसके हिसाब से ये लगभग कह रहे हैं कि 15 से 18 साल 80 लाख कह रहे हैं, पर अभी इन्होंने कहा कि 20 साल में 1 करोड़ तक की रकम इनकी बन पाएगी इससे। आशुतोष जी देखिए, पहली बात जैसे अभी स्वाति ने कहा कि एक फंड हाउस का नाम बताने से नहीं मालूम चलेगा कि आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इक्विटी में किया है तो किस तरह का वो इक्विटी फंड है, तो जब भी आप अपना सवाल भेजें तो जरूर स्कीम का नाम मेंशन करें। लेकिन 2 स्कीम, मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये दोनों अच्छे फंड्स हैं, आप यहाँ पर बने रहिए। और दूसरा, क्योंकि फंड्स बहुत ज्यादा, यदि अपने फंड हाउस के नाम भी बताएं तो बहुत ज्यादा है, मैं कहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में 5 फंड्स तक ही रखिए। 2 तो ये हैं, उसके अलावा एक लार्ज कैप फंड, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड आप ऐड कर लीजिए, तो ये काफी रहेगा। जो आपने किए हुए उनमें से ही यदि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है तो आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मुझे स्कीम के नाम नहीं पता है। ये रहेगा। दूसरी बात, जहां तक पैसों का सवाल है, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको। हालांकि आपने कहा कि म्यूचुअल फंड के अलावा आपके पास सुकन्या समृद्धि योजना में भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप यदि इसी वक्त पर कम से कम 4-5 हजार रुपए से अपने निवेश को बढ़ा सके तो बहुत ही अच्छा है। यदि वो पॉसिबल नहीं है तो समय के साथ आप उसको बढ़ाते जाएं, ताकि आप आसानी से अपना गोल अचीव कर सके। तो बस इतना ही है। स्कीम्स के नाम पता होते तो मैं आपको और बता पाता, लेकिन फिर भी यदि आप स्कीम जानना चाहें, मिड कैप में यदि आपके पास में एक्सिस मिड कैप फंड
या पीजीआई मिड कैप फंड होगा तो अच्छा है। स्मॉल कैप में आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड या कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड होगा तो बेहतर होगा। फ्लेक्सी कैप आपके पास ऑलरेडी है। ओके आशुतोष जी, ऑल द वेरी बेस्ट आपके निवेश के लिए। बहुत धन्यवाद करेंगे पंकज जी आपका भी हमारे साथ शो में शामिल हुए। और जब भी दर्शक आप हमें सवाल भेजते हैं, पूरी क्लैरिटी सवाल में जरूर लिखिए। कौन सी स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, कितने पैसे कितने साल के बाद चाहिए, और साथ ही अपना फोन नंबर और अपना नाम और अपनी उम्र के साथ। तरीका बेहद आसान है, फटाफट आपको दिखाते हैं व्हाट्सएप नंबर क्या है हमारा, जहां पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं। उसके साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल और हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें सवाल भेजिए, और हमारा ईमेल आईडी है जहां पर सवाल भेजकर आप अपना सवाल आप हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। ईमेल है moneyguru@zemedia.slgroup.com। व्हाट्सएप नंबर 95822266।